जरा सोचिए, एक ऐसा तलवारबाज जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था, अचानक पूरे 10,000 साल पीछे चला जाए। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि यह वह दुनिया है जो अभी बनी भी नहीं थी। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस नए युग में उसकी तलवारबाजी की सारी ताकत बेकार थी। लेकिन इस बार लैंसन हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पास अपने पूरे भविष्य को बदलने का एक दूसरा मौका था। कुशान के बाहरी इलाके में स्थित एक सुदूर किले के अंधेरे हॉल से होते हुए योद्धाओं का एक समूह आगे बढ़ रहा था। उनमें से एक ने धीरे से बुदबुदाया कि शायद उनकी जानकारी गलत थी। उसके साथी ने तुरंत जवाब दिया कि यह खबर खुद लॉर्ड कैसियस से मिली है, इसलिए इसका सही होना तय है। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी घबराहट जाहिर करते हुए कहा कि उसे यह बात अजीब लग रही है कि आसपास कोई जादुई जीव नहीं है, यहां तक कि एक कीड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके साथी ने समझाया कि शायद लॉर्ड नागी के आने की खबर फैल गई है, जिससे डरकर ये जीव भाग गए हैं। उस व्यक्ति ने सहमति जताते हुए कहा कि यह बात बिल्कुल तर्कसंगत लगती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे एक अनजान कक्ष में पहुंच गए। उनमें से एक ने पूछा कि क्या यह कोई पुराना कमरा है, और ध्यान दिलाया कि नक्शे में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरे ने बाहर निकलने के रास्ते और ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस संदिग्ध इलाके की जांच के लिए किसी को आगे भेजना चाहिए। इस बात पर लॉर्ड नागी भड़क उठे और गुस्से में चिल्लाए कि ऊपरी मंजिल इल्नियन गिरोह के लिए तय की गई है। एक तीखे इशारे के साथ उन्होंने अपनी असली मंजिल की तरफ उंगली उठाई और घोषणा की कि वे तुरंत वहीं जाएंगे। फिर उन्होंने उसी सैनिक को आगे बढ़कर रास्ता दिखाने का हुक्म दिया जिसने ये सुझाव दिया था। सैनिक ने कहा कि वो ऐसे आदेश से हैरान है, लेकिन नागी ने और भी गुस्से में चिल्लाते हुए दोबारा हुक्म दिया और पूछा कि क्या उन्हें अपनी बात दोहरानी पड़ेगी। सैनिक ने हुक्म माना और आगे बढ़ गया। जल्द ही उसने खबर दी कि यह जगह पूरी तरह खाली है। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि बिना किसी चेतावनी के भयानक जीव सामने आ गए। वे भेड़ियों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में दुष्टता की लाल चमक थी और वे आगे झपटे। भेड़ियों के झुंड ने नागी और उसके समूह को घेर लिया। उनके अचानक हुए हमले ने लॉर्ड की आंखों में खौफ भर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सारे दरवाजे और बाहर निकलने के रास्ते जोर से बंद हो गए और वे वहीं फंस गए। भगदड़ मच गई और एक योद्धा हताशा में चिल्ला उठा कि अब वे क्या करें। नागी ने उसे बुरी तरह फटकारते हुए कहा कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने आदमियों को बेवकूफ कहते हुए चिल्लाया और हुक्म दिया कि वे इन जीवों का डटकर सामना करें, ताकि कम से कम उसे भागने का समय मिल सके। एक बेरहम लड़ाई छिड़ गई। तीखे पंजों और दांतों से चीरे जाने के कारण योद्धा एक एक करके गिरने लगे। नागी खुद मौत के करीब पहुंच गया था जब एक जीव ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन आखिरी पल में एक दूसरी तलवार की धार ने उसे ढेर कर दिया। एक नई आकृति सामने आई और नागी का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वो खुद को कोई मुसीबत में फंसी राजकुमारी समझ रहा है। सहमे हुए लॉर्ड ने ऊपर देखा तो लॉर्ड रैनसन खड़े थे। नागी ने कहा कि उनका सही वक्त पर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। शांत आत्मविश्वास के साथ रैनसन ने उससे कहा कि वो ध्यान से देखे। फिर एक कुशल तलवारबाज सॉर्ड मास्टर की फुर्ती और सटीकता के साथ वे मैदान में कूद पड़े। उनकी तलवार चमक उठी और उन्होंने एक ही वार में एक जीव की गर्दन धड़ से अलग कर दी। झुंड के बाकी जीव उन पर टूट पड़े, लेकिन पलक झपकते ही रैनसन ने एक एक करके सबको काट डाला। जब आखिरी लाश जमीन पर गिरी तो कक्ष में सन्नाटा छा गया। जिंदा बचे आदमी हैरानी से देखते रह गए। रैनसन लाशों के बीच ढाल बनकर खड़े थे। नागी ने कहा कि लॉर्ड रैनसन की ताकत का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सॉर्ड मास्टर सचमुच एक अलग ही स्तर पर होते हैं। उन्हें देखते हुए नागी ने सोचा कि इस कारनामे के लिए काउंट कैसियस रैनसन को क्या इनाम देंगे। फिर कड़वाहट के साथ उसने कहा कि वह यह सब अकेले भी संभाल सकता था। रैनसन ने ठंडा जवाब दिया कि नागी का बातों में कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसकी तलवारबाजी बेहद घटिया है।
उन्होंने सलाह दी कि अगर वह कभी ताकतवर बनना चाहता है तो उसे और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नागी ने दांत भींचकर और आंखों में नफरत लिए जवाब दिया कि वह ऐसा जरूर करेगा। दृश्य अब कुशान के भीतर इल्नियन के खंडहरों में बदल जाता है। वहां एक व्यक्ति ने रैनसन का स्वागत किया और पूछा कि उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। रैनसन ने माफी मांगते हुए कहा कि कुछ अनहोनी बातों की वजह से उन्हें देर हो गई। उस व्यक्ति ने चिंता जताते हुए बताया कि काउंट कैसियस पहले ही आया था और स्थिति बेहद गंभीर है। जब रैनसन ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने समझाया कि काउंट बच्चों को ले गया है और एक फरमान छोड़ गया है। रैनसन ने उसे खोला तो उसमें डेलकाचू नाम के किसी व्यक्ति को मारने का हुक्म लिखा था। जब उस व्यक्ति ने यह नाम सुना तो उसकी सांसें थम गईं। वो निशाना कोई और नहीं बल्कि ब्लड काउंट डेलकाचू था, एक असली खून पीने वाला पिशाच, ट्रू ब्लड वैम्पायर, सॉर्ड मास्टर और काउशो का शासक। जहां कुशान पर काउंट कैसियस का कब्जा था, वहीं काउशो डेलकाचू के कड़े नियंत्रण में था और दोनों लॉर्ड्स के बीच हमेशा दुश्मनी बनी रहती थी। इस दुश्मनी की वजह से रैनसन और उनके साथियों को कैसियस का समर्थन पाने के लिए उसके गंदे काम करने पड़ते थे। उस व्यक्ति ने अपनी किस्मत को कोसा और कहा कि लॉर्ड रैनसन हमेशा से बस बच्चों के साथ भागकर शांति से जीना चाहते थे। उसने उस काउंट को शाप दिया जिसकी उसने लगभग 10 साल तक वफादारी से सेवा की थी। फिर हताशा में उसने रैनसन को रोकने की कोशिश की और याद दिलाया कि डेलकाचू एक असली पिशाच है। रैनसन ने दृढ़ता से जवाब दिया कि अपने छोटे भाई बहनों बच्चों के बिना उनके जीने की कोई वजह नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि रैनसन अभी अभी लौटे हैं और इस हालत में वे कहाँ जाने की सोच रहे हैं। लेकिन रैनसन ने जिद की कि वे तुरंत निकलेंगे क्योंकि बच्चों को ले जाया गया है। उस व्यक्ति ने गंभीर चेतावनी दी कि डेलकाचू के पास अनगिनत पिशाच हैं, जिनमें से कई रैनसन जितने या उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर भी रैनसन ने कहा कि ये लॉर्ड बर्संड का आदेश है। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार बर्संड ने न चाहते हुए भी अपनी सहमति दे दी। रैनसन ने समझाया कि वे चाहते हैं कि लॉर्ड बर्संड यहीं रुककर छोटे भाई बहनों की देखभाल करें। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ उन्होंने वादा किया कि वे जरूर जीत कर लौटेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जैसे ही रैनसन और उनका समूह रवाना हुआ, बर्संड ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और मन ही मन फैसला किया कि यह एक ऐसा आदेश है जिसे वे नहीं मान सकते। फिर दृश्य समय में पीछे जाकर वानरोवा साम्राज्य के महाद्वीपीय वर्ष 1337 के 11 मार्च में पहुंचता है। वहां वानरोवा की रानी ने नाइट कमांडर बर्सुंड को छोटे रैनसन को लेकर भागने का हुक्म दिया, जबकि वे खुद शाही महल की रक्षा के लिए रुकने वाली थीं। बर्सुंड ने पहले मना कर दिया और कहा कि वे अंत तक उनकी रक्षा के लिए रुकेंगे। लेकिन रानी ने जोर देकर कहा कि उनका कर्तव्य उनके प्रति नहीं, बल्कि वानरों की शाही वंश परंपरा के प्रति है। उनकी सत्ता और दृढ़ विश्वास से बैंधे बरसुंड उनकी बात को टाल न सके। रानी अपने बेटे, दूसरे राजकुमार की तरफ मुड़ी और उससे ध्यान से सुनने को कहा। उन्होंने उससे कहा कि चाहे जो हो जाए, उसे जिंदा रहना है और याद दिलाया कि वानरों की महिलाओं की नियति हमेशा से पीढ़ियों तक शाही खून को बचाए रखना रही है और अब उस पर भी वही जिम्मेदारी है। छोटा राजकुमार रोने लगा और अकेले भागने से मना करने लगा। उसकी माँ ने उसके गले में एक हार पहनाया और वादा किया कि यह उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने उससे भीख मांगी कि वो एक दिन वानरो शाही परिवार को फिर से खड़ा करे। उनके इस बलिदान से प्रभावित होकर बरसुंड ने अपनी जान देकर भी राजकुमार की सेवा करने की कसम खाई। उसने उस दृश्य को कड़वाहट के साथ याद किया। जलती हुई राजधानी, राजा और रानी का कत्ल, और वह खुद दूसरे राजकुमार को गोद में लेकर भागने पर मजबूर था। उस दिन राजकुमार 13 साल का हुआ था। उसने अपने माता, पिता और बड़े भाई को मरते देखा था और रात के आकाश में उठती लपटों को सिर्फ चुपचाप देखता रह गया था। इस तरह वानरों का 500 साल पुराना साम्राज्य ढह गया। बरसुन को याद आया कि कैसे उन्होंने लगभग 20 नाइट्स, राजकुमार और एक मार्क्विस परिवार के आखिरी वारिसों के साथ गुप्त रास्ते से साम्राज्य के सैनिकों को चकमा दिया था।
1 अप्रैल तक उन्होंने मोक्सन सीमा पार कर ली थी और ग्लोरीलैंड से रोवरलैंड जा रहे एक जहाज पर भयंकर तूफान के बीच छिप गए थे। उसी साल 23 अगस्त को वे रोवरलैंड पहुंचे, जो अपराधियों और निर्वासितों का ठिकाना था। 2 महीने बाद कुशान में बर्सन ने अपने नुकसान की गिनती की। रास्ते में कई नाइट्स मारे गए थे, जिससे सिर्फ 12 जिंदा बचे थे, जिनमें वो खुद भी शामिल था। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका कर्तव्य दूसरे राजकुमार रैनसन की रक्षा करना था, जो अब अकेले कानूनी वारिस थे। साथ ही ड्यूक, मार्क्विस और काउंट्स के बिखरे हुए वारिसों को बचाना था। उसने कसम खाई कि अपमान और कठिनाइयों के बावजूद वो हर कीमत पर उनकी रक्षा करेगा। दृश्य अब ब्लड काउंट डेलकाचू के किले के भीतर कैशू में बदल जाता है। बरसुन ने खुद से सहने की बात बुदबुदाते हुए जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी और प्रार्थना की कि राजकुमार रैनसन सुरक्षित हों। वो लंगड़ाते हुए अंधे सिंहासन कक्ष में पहुंचा, जहां उसने रैनसन के साथियों की लाशें जमीन पर बिखरी हुई पाईं। केंद्र में डेलकाचू खड़ा था, खून से लथपथ, जिसकी छाती में एक तलवार घोंपी गई थी। बर्सुन रैनसन के लिए चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और उन्हें गंभीर रूप से घायल पाया। एक हल्की सी मुस्कान के साथ रैनसन ने धीरे से कहा कि सब खत्म हो गया। बरसुंड कांप उठा और खुद से पूछने लगा कि क्या वानरों का शाही वंश, उनके पुनर्निर्माण के सारे सपने और उनका हर बलिदान यहीं खत्म हो जाएगा? उसने इसे मानने से इनकार कर दिया और जोर से कसम खाई कि यह इस तरह खत्म नहीं हो सकता। दुख के बीच बरसुंड ने घायल राजकुमार को अपनी गोद में उठा लिया। उसने हर कीमत पर उन्हें बचाने का फैसला किया। 3 साल बाद दृश्य कुशान में इल्नियन के खंडहरों में लौटता है। जगह शांत थी और बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। बरसुन ने रैनसन को आवाज दी, जो एक घर की छत पर मरम्मत कर रहे थे। रैनसन को बरसुन को सुरक्षित देखकर खुशी हुई। जैसे ही वे सीढ़ी से नीचे उतरे, उनका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। बरसुन घबराकर भागा और पूछा कि क्या उन्हें चोट लगी है। रैनसन ने उसे दिलासा दिया और पूछा कि काउंट ने क्या कहा। बरसुन ने जवाब दिया कि जवाब हमेशा की तरह वही है, उन्हें 1 और महीना इंतजार करना होगा। रैनसन ने शांति से स्वीकार किया कि वे अभी के लिए सह सकते हैं और बाद में फिर पूछेंगे। बरसुन ने इतना भारी काम करने के लिए उन्हें डांटा। रैनसन ने जवाब दिया कि वे बच्चों पर इसका बोझ नहीं डाल सकते। बरसुन ने तर्क दिया कि वे बच्चे अब छोटे नहीं रहे, लेकिन रैनसन ने जोर देकर कहा कि वे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वे उनकी रक्षा करेंगे। बरसुंड ने आह भरी, उन्हें एल्रिक कहकर पुकारा और कहा कि वह जानता है कि रैनसन क्या दोहराएंगे। रैनसन ने सही अंदाजा लगाते हुए कहा कि बरसुंड एक एलिक्सिर अमृत संजीवनी बूटी का जिक्र करने वाला था, जिसकी बरसुंड ने कड़वाहट से पुष्टि की। एलिक्सिर जीवन का एक महान पौराणिक काढ़ा के बारे में कहा जाता था कि 2 सदी पहले इल्नियन कालकोठरी में इसकी खोज की गई थी, जो आधुनिक जादू से परे एक प्राचीन चमत्कार था। रैनसन ने इसे एक पुरानी कहानी कहकर खारिज कर दिया। उसने पूछा कि बरसुंड को क्या परेशानी है, ये दावा करते हुए कि वो बिना किसी बड़ी कठिनाई के जी रहा है। उसकी बेपरवाही देखकर बरसुंड ने बात वहीं छोड़ दी, लेकिन चुपके से माना कि अतीत जैसे चमत्कार शायद ही 2 बार होते हैं। अचानक बच्चे डर के मारे चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागे, मास्टर! और उन्हें खतरे की चेतावनी दी। रैनसन ने अपनी बख्तरबंद बांह को ठीक समय पर उठाकर अपनी तरफ आ रहे एक लकड़ी के तख्ते को रोक लिया। मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने अभी अभी छत की मरम्मत पूरी की है और वे नहीं चाहते कि ये दोबारा खराब हो। फिर वे एक लड़के के पास पहुंचे, उसे लकड़ी की तलवार थमाई और सलाह दी कि इसे कभी भी अपनी पकड़ से छूटने न दे। लड़के ने विरोध किया कि वो इसे कसकर पकड़े हुए था। रैनसन ने उसे सुधारते हुए समझाया कि केवल पकड़ ही काफी नहीं है, उसे अपनी मुद्रा स्टांस को बनाए रखने के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने पूरे शरीर में अपना वजन फैलाना चाहिए। उन्होंने लड़के से अपने प्रतिद्वंद्वी की स्पष्ट छवि अपने दिमाग में बनाने को कहा। जैसे ही उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके भीतर यादें उमड़ पड़ीं। काउंट डेलकाचू के खिलाफ अपनी लड़ाई की ज्वलंत, खूनी झलकियां। काउंट ने एक कुचलने वाले वार से हमला किया, लेकिन रैनसन किसी तरह उसे रोकने में कामयाब रहे। उस पल उन्हें याद आया कि कैसे किसी की रक्षा करने की जिम्मेदारी ने उन्हें हमेशा ताकत दी थी, और उन्होंने अपने भीतर घोषणा की कि वे मर नहीं सकते, क्योंकि अभी भी कई जानें उन पर निर्भर थीं। काउंट घातक गति से आगे बढ़ा और एक ही निर्णायक वार से रैनसन की बांह काट दी।
रैनसन पीछे नहीं हटे। असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए वे आगे झपटे और काउंट की गर्दन पर वार किया। इस याद के चरम पर उनके शरीर ने अनजाने में प्रतिक्रिया दी। उनकी तलवार उनके सामने लकड़ी के डमी पर गिरी और उसे दो टुकड़ों में चीर दिया। बरसुंड और बच्चे सन्न रह गए। बरसुंड ने धीमी आवाज में रैनसन का नाम बुदबुदाया, जबकि बच्चों में से एक चिल्लाया कि मास्टर ने लकड़ी के घोड़े को तोड़ दिया। रैनसन ने अपनी आंखें झपकाईं, जैसे कि वे किसी बेहोशी से जागे हों। फिर माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा केवल तकनीक दिखाने का था और गलती से ज्यादा ताकत लग गई। उन्होंने उनसे वादा किया कि वे बाद में डमी की मरम्मत कर देंगे। उसी पल एक और बच्चा डर से हांफता हुआ भागा आया और मास्टर रैनसन के लिए चिल्लाया कि कुछ भयानक हुआ है। उसने समझाया कि यह डेजी और साइक्लोन से जुड़ा है। रैनसन के चेहरे के भाव तुरंत सख्त हो गए। एक भयानक अनहोनी का एहसास उन्हें जकड़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वे एक इमारत की तरफ भागे, ये ध्यान रखते हुए कि हवा में खून की बदबू बच्चों के बीच एक साधारण झगड़े के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। वे अंदर पहुंचे और उनके नाम पुकारे, लेकिन उन्होंने पाया कि एक युवक और एक लड़की असली तलवारों से एक भयानक द्वंद्व युद्ध में उलझे हुए थे। लाल बालों वाली लड़की इल्नियन परिवार की डेजी थी। उसका प्रतिद्वंद्वी, नीले बालों वाला युवक, साइक्लोन था। वह भी उसी खून का था। रैनसन के बीच बचाव करने से पहले काउंट कैसियस का अधीनस्थ नागी मजाक उड़ाते हुए सामने आया और टिप्पणी की कि वे कितने समय से गायब थे। रैनसन ने कड़ाई से पूछा कि क्या हो रहा है। नागी ने एक बनावटी मुस्कान के साथ समझाया कि वो केवल एक इंटरव्यू ले रहा है। रैनसन ने अविश्वास से शब्द दोहराया। नागी ने विस्तार से बताया कि वो डेजी और साइक्लोन का परीक्षण कर रहा है और अगर वे अपनी क्षमता दिखाते हैं तो वो उन्हें अपने व्यक्तिगत अनुयायियों के रूप में ले जाने का इरादा रखता है। उसने दोनों युवाओं को एक तरफ हटने का हुक्म दिया। रैनसन का गुस्सा भड़क उठा। उसने नागी से पूछा कि वह खुद को क्या समझता है जो यह मान रहा है कि वह अपने खून से कुलीन खून को वश में कर सकता है। नागी ने ताना मारा और जवाब दिया कि उसका अनुयायी बनना, यहां तक कि सबसे निचले रैंक पर भी, एक ऐसे टूटे हुए आदमी के तहत रहने से कहीं बेहतर होगा जिसने अपने अंग खो दिए हैं। रैनसन ने जानना चाहा कि क्या काउंट कैसियस ने इसकी मंजूरी दी है। नागी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि रैनसन समझने में नाकाम रहा और काउंट हर छोटे मामले में दखल देने के लिए बहुत व्यस्त हैं। रैनसन ने अंदाजा लगाया कि नागी अपनी मर्जी से यहां आया था, ये जानते हुए कि यह जगह उनके परिवार की है। नागी ने बिना किसी शर्म के इसकी पुष्टि की और यहां तक जोड़ा कि अफवाहों का दावा है कि महान सॉर्ड मास्टर रैनसन ने बच्चों के एक झुंड की रक्षा करते हुए अपने अंग खो दिए। रैनसन का गुस्सा ऐसे शब्दों पर और गहरा हो गया। नागी ने फिर चालाकी से पूछा कि क्या रैनसन सचमुच मानता है कि वो अपनी मौजूदा हालत में किसी की रक्षा कर सकता है। रैनसन ने एक गंभीर चेतावनी दी। उससे कहा कि वह बच्चों पर एक उंगली भी न उठाए और चुपचाप चला जाए, वरना वो रैनसन के हाथों मारा जाएगा। नागी केवल अविश्वास में मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से यह संदेह करते हुए कि वो ऐसी धमकी पर अमल कर सकता है। इससे पहले कि नागी अपनी अगली बात पूरी कर पाता, रैनसन ने पहले वार किया और एक तेज हमला कर दिया। नागी के आदमियों ने उस वार को बीच में ही रोक लिया। अपनी तलवारें उससे टकराईं और उसके पीछे की ताकत देखकर दंग रह गए। वे बुदबुदाए कि उसकी ताकत कम से कम एक निचले दर्जे के विशेषज्ञ के स्तर की थी। रैनसन ने कड़वाहट से सोचा कि वे उसके मुकाबले के नहीं हैं और उनसे कहा कि कभी भी सॉर्ड मास्टर को कम न समझें। उसने एक विनाशकारी प्रहार किया, जिससे नागी के आदमी एक ही पल में ढेर हो गए। नागी ने धीरे धीरे ताली बजाई। उसने कहा कि रैनसन अभी भी वैसा ही है और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अद्भुत है। उसे भाई कहकर पुकारा। रैनसन ने जवाब दिया कि युवा पीढ़ी को अब डर का एहसास नहीं लगता। नागी ने उससे ज्यादा सख्त न होने का आग्रह किया, यह जोर देते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल एक नया खिलाड़ी नवागंतुक है। रैनसन को नागी के चेहरे से एहसास हुआ कि वह अभी भी उसके प्रति एक पुरानी दुश्मनी पाले हुए है। नागी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा कालेपन से ऐंठ गया, क्योंकि एक दुष्ट, खूनी आभा ने उसे घेर लिया। उसने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। रैनसन समझ गया कि वो इस स्थिति में लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकता। उसने इसे एक ही वार में खत्म करने का फैसला किया। बेहद तेज गति के साथ उसने एक और अचानक हमला किया, ये मानकर कि वो उसे मार गिराएगा।
लेकिन नागी ने अपने शरीर के चारों ओर की आभा का उपयोग करके आसानी से इसे रोक लिया। इस प्रभाव से रैनसन की तलवार टूट गई। नागी ने नफरत से उसकी तरफ देखा और पूछा कि वो इतना लाचार क्यों दिख रहा है, और क्रूर संतुष्टि के साथ खुलासा किया कि रैनसन का कोर ऊर्जा केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। रैनसन झटके में जम गया। नागी ने अपने ताने जारी रखे, ये पूछते हुए कि क्या रैनसन सचमुच मानता है कि वो कभी उच्च रैंक तक पहुंच सकता है, और कहा कि यही कारण है कि उसने हमेशा ब्लडकिन रक्त संबंधी बनने के महत्व पर जोर दिया था। रैनसन ने हताशा में चारों ओर देखा, पागलों की तरह सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए। नागी ने डेजी और साइक्लोन पर एक भयानक नजर डाली। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं क्योंकि दोनों बच्चे उसके सामने कांप रहे थे। उसने उन्हें ठंडे स्वर में धमकी दी, पूछते हुए कि क्या उसे उन्हें एक-एक करके मार देना चाहिए। रैनसन ने यह महसूस करते हुए कि मौत की लड़ाई अब टल नहीं सकती, फैसला किया कि कम से कम उसे बच्चों की रक्षा करनी ही होगी। उसने नागी से इसे यहीं खत्म करने की भीख मांगी, उसे याद दिलाते हुए कि यहाँ बच्चे मौजूद हैं जिन्हें ऐसी बर्बरता देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। नागी ने अपना सिर पीछे फेंका और मजाक उड़ाते हुए हंसा, क्रूर खुशी के साथ कहते हुए कि सॉर्ड मास्टर रैनसन वास्तव में उससे भीख मांग रहा था। रैनसन ने स्वीकार किया कि वह इससे इनकार नहीं करेगा। फिर उसने अपनी तलवार नीचे कर दी, उसे जमीन पर गिरने दिया और अपने घुटनों पर बैठ गया। नागी ने ताना मारा कि यह इतना आसान नहीं होगा, यह घोषणा करते हुए कि उसे पहले अपना शरीर गर्म करना होगा। फिर उसने अपना बेरहम हमला शुरू कर दिया। उसके मुक्के रैनसन के चेहरे पर बार बार पड़े, जिससे वह जमीन पर गिर गया। एक जोरदार लात उसकी पसलियों पर लगी, जिससे वह टूट गया और खून बहने लगा। नागी ने गिरे हुए योद्धा पर अपना जूता दबाया, उसे मिट्टी में कुचल दिया, जबकि रैनसन मुश्किल से होश में रहते हुए उससे रुकने की भीख मांगता रहा और माफी बुदबुदाता रहा। कुछ देर रुकने के बाद नागी एक बनावटी दयालुता के साथ मुस्कुराया। उसने कहा कि वह आखिरकार एक नरम दिल इंसान है और आज के लिए इतनी पिटाई काफी है। इसके साथ ही वह जाने के लिए मुड़ा और उनसे ठंडा वादा किया कि वह कल वापस आएगा। जैसे ही सन्नाटा छाया, बच्चों में से एक ने अपने घायल मास्टर को देखा और हताशा में पूछा कि अब वे क्या करने जा रहे हैं। रैनसन ने एक हल्की मुस्कान के साथ उन्हें दिलासा दिया कि सब ठीक है, क्योंकि वे उनकी रक्षा करने में कामयाब रहे। बाद में उन्होंने डेजी और साइक्लोन को इकट्ठा किया और पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या वे सचमुच नागी के परिजन बनना चाहते थे। साइक्लोन ने अपना सिर झुकाया और माफी मांगी, लेकिन डेजी ने कुछ नहीं कहा। उसकी लाल आंखें अवज्ञा से जल रही थीं क्योंकि वह चुपचाप खड़ी थीं। आखिरकार उसने अपनी सांसों में एक गाली बुदबुदाई। रैनसन सदमे में उसकी तरफ मुड़े और पूछा कि उसने अभी क्या कहा। डेजी ने पलटकर जवाब दिया, ये जानने की मांग की कि उसे काउंट कैसियस का अधीनस्थ बनने से कौन रोक रहा है। उसने उसे कड़वाहट से याद दिलाया कि उसने खुद कभी कैसियस की सेवा की थी। रैनसन की आवाज गुस्से से ऊंची हो गई जब उन्होंने पूछा कि क्या वो सचमुच इसकी वजह नहीं समझती। उन्होंने समझाया कि कैसियस लालच से प्रेरित एक आदमी था जो किसी भी कीमत पर पिशाच बनना चाहता था। उसकी वजह से उनके साथियों और परिवारों का कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने अपने कृत्रिम अंगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कैसियस ही वजह था कि उनका ये हाल हुआ। उन्होंने जानना चाहा कि क्या डेजी अभी भी केवल खून चूसकर जीने की खातिर ऐसे आदमी का अनुसरण करने का इरादा रखती है। डेजी गुस्से में फूट फूट कर रो पड़ी और चिल्लाई कि ये उनका काम नहीं है। वह उन पर चिल्लाई, पूछते हुए कि क्या वे खुद को उसका बाप समझते हैं। सिसकियों और गुस्से के बीच उसने घोषणा की कि उसकी जिंदगी का फैसला उसे खुद करना है और उन्हें दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करने और अपनी बेकार जिंदगी की चिंता करने को कहा। अपना गुस्सा निकालने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। साइक्लोन उसके पीछे भागा, लेकिन फिर रैनसन की तरफ मुड़ा और धीरे से कहा कि डेजी का वास्तव में वो मतलब नहीं था जो उसने कहा था। उसने कहा कि वो समझता है कि ऐसी स्थिति में घुटने टेकने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। उसने देखा कि उसके मास्टर बहुत दर्द में थे और उसने अंकल बालशोन से एक हीलिंग पोशन घाव भरने वाली दवा लाने की पेशकश की। रैनसन ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। उसी पल बालशोन घबराया हुआ कमरे में आया और पूछा कि क्या रैनसन ठीक है। उसने समझाया कि लीना नाम की एक बच्ची उसके पास आई थी, जिसने कहा था कि डेजी ने उससे कहा कि रैनसन नागी से लड़े थे और घायल हो गए थे। वह मदद के लिए बालशोन के पास भागी थी, यह महसूस करते हुए कि उसने डेजी के कामों को उजागर कर दिया है। लीना चिल्ला उठी कि अगर डेजी को पता चला कि उसने क्या किया है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी।
बालशोन ने पुष्टि की कि डेजी वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार थी। रैनसन इस स्थिति पर बेबसी से हंसे और उन सभी को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। बालशोन ने उन्हें दवा थमा दी और रैनसन ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। डेजी के नाम पर धन्यवाद बुदबुदाया। उस रात बाद में अकेले बैठे हुए उन्हें एक भयंकर खांसी ने जकड़ लिया। उन्होंने अपने खून से सने कृत्रिम हाथ को देखा और आह भरी। उन्होंने कड़वाहट से सोचा कि अगर उनका कोर बरकरार रहता तो नागी जैसा कोई उनके लिए कभी खतरा नहीं बनता। लेकिन उन्होंने तुरंत इस विचार को झटका दिया, खुद को याद दिलाते हुए कि अब जो मायने रखता है वह बच्चों की रक्षा करना है। फिर भी जब उन्होंने नागी के अगले दिन लौटने के वादे पर विचार किया तो उनके मन में बेचैनी होने लगी। अंत में उन्होंने खुद से स्वीकार किया कि उनके पास उस खास चीज का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। उन्होंने बेरुआ शाही परिवार का हार निकाला और उसे अपने हाथ में घुमाया। बच्चों की रक्षा के साधन जुटाने के लिए इसे बेचने पर विचार किया। शाही मोहर जैसे खजाने बहुत खतरनाक थे, क्योंकि साम्राज्य निश्चित रूप से उन्हें ट्रैक कर लेता, जिससे हार ही उनका एकमात्र विकल्प बचता था। फिर उनकी नजर भाग्य की एस्टेरिस्क पुस्तक पर पड़ी और वे सोचने लगे कि ऐसे अजीब कलाकृति को शाही खजाना क्यों माना जाता है। उन्होंने इसे खोला और पढ़ा। गद्यांश में रोसारियस कैलेंडर के 17 मार्च 4673 की तारीख की घटना का जिक्र था। एक पंथ के गुप्त चर्च के भीतर ली गई एक शपथ। अपने सदमे के लिए रैनसन को एहसास हुआ कि वे इसके भीतर लिखी प्राचीन लिपि को समझ सकते थे। अचानक किताब से एक शक्तिशाली रोशनी निकली और पवित्र तारे का निशान इसकी सतह पर चमक उठा। पलक झपकते ही रैनसन अपने कमरे से गायब हो गए। उन्होंने खुद को एक अंधेरे गलियारे में भागते हुए पाया, हैरान होकर पूछते हुए कि यह कैसे हो सकता है जब कुछ ही क्षण पहले वे चुपचाप पढ़ रहे थे। लेकिन वे जल्दी ही समझ गए कि यह कोई भ्रम नहीं था, यह सच था। उन्होंने उस जगह को पहचान लिया, इल्नियन काल कोठरी। फिर भी यहां यह बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे अभी अभी बनी हो। उनके आगे लबादा पहने लोगों का एक समूह खड़ा था, जो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसा उन्होंने खुद पहन रखा था। उलझन में वे सोचने लगे कि वे कौन थे। उन्होंने उनमें से एक को चर्च में किसी घुसपैठिए के बारे में चिल्लाते हुए सुना और नेता ने उन्हें सबसे पहले एलिक्सिर को सुरक्षित करने का आदेश दिया। रैनसन स्तब्ध रह गए कि उन्होंने उन्हें उस नाम से संबोधित किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे उन्हें अतीत का एक साथी समझ रहे थे और तर्क दिया कि पवित्र तारे के जादू ने घटनाओं को इस तरह मोड़ दिया था। वे भाग्य की पुस्तक की वास्तविक प्रकृति पर आश्चर्य करने लगे। सरभस ने आवाज दी, पूछा कि वे वहां बेकार क्यों खड़े हैं और आगे बढ़ने का आग्रह किया। रैनसन ने फैसला किया कि अभी के लिए साथ देना। जो ज्ञान वे ले सकते हैं उसे इकट्ठा करना और सही अवसर का इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। उन्होंने अंधेरे हॉल में सरभस का पीछा किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका सामना सुनहरे बालों वाली एक महिला से हुआ। कुछ ही क्षणों बाद पीले बालों वाली और चमकती बैंगनी तलवार वाली एक आकृति ने उन पर हमला कर दिया। घुसपैठिए के वार ने सरभस को एक ही पल में 2 टुकड़ों में काट दिया। रैनसन ने हमलावर के साथ तलवारें टकराईं। हर बार जब उनकी तलवारें मिलती थीं, तो एक अजीब पारदर्शी चमक दिखाई देती थी। हर टकराव के साथ उनका अपना हथियार टूट रहा था और उन्होंने दुश्मन की तलवार पर भी वही नुकसान देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह ताकत साधारण सॉर्ड और तलवार की आभा से परे है। कुछ बहुत अजीब चल रहा था। उनके मन में विचार आया कि शायद उन्हें खुद इस घटना का परीक्षण करना चाहिए। पास ही उन्होंने अंधेरे में डरे हुए बच्चों को दुबके हुए देखा। पीले बालों वाले हमलावर के पीछे वे डर से कांप रहे थे। वह आकृति एक गोरी नाइट के रूप में सामने आई, जो बच्चों के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी थी। उसने रैनसन पर निर्दोषों का अपहरण करने वाले पंथों का साथ देने का आरोप लगाया, चिल्लाते हुए कि वे उन्हें जीवित बलि के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। उसके शब्दों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और एक पल के लिए उनके अपने बच्चों और उनकी हंसी की यादें उनके मन में छा गईं। बाकी पंथ के सदस्य कक्ष में भागे, अज्ञानता का नाटक करते हुए और पूछते हुए कि क्या घुसपैठिए द्वारा मार दिया गया था। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, रैनसन ने हमला कर दिया। उन्हें एक ही निर्णायक वार से काट डाला। गोरी नाइट ने उन्हें सदमे में देखा। रैनसन उसकी तरफ मुड़े और घोषणा की कि वे एक ही तरफ हैं और उन्हें मिलकर लड़ना होगा। 2 और पंथ के सदस्य कक्ष में भागे, अपने गिरे हुए साथियों की लाशों को देखा। उनमें से एक ने दूसरे से जल्दी करने और रैनसन की मदद करने के लिए कहा। स्पष्ट रूप से उसे अभी भी एक सहयोगी मान रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के रैनसन मुड़े और उस आदमी को काट डाला।
उनकी तलवार ने एक ही बार में उसकी गर्दन उड़ा दी। जिंदा बचा पंथ का सदस्य खौफ में जम गया। उसकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया कि वह एक गद्दार है। इसके बाद वह दूसरों के पास बेजान होकर गिर पड़ा। रैनसन लाशों के बीच शांति से खड़े रहे और गोरी नाइट से कहा कि उसके पहले के नाटक की वजह से उनके लिए उन पर हमला करना आसान हो गया था। उसने उन्हें उलझन में देखा और समझाया कि उसने कुछ भी नाटक नहीं किया था। वे उस पर लापरवाही से हमला कर रहे थे, जिससे उसे अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रैनसन ने उससे सीधे शब्दों में कहा कि वह किसी भी तरह उसी तरह उनकी मदद करना जारी रखे। उसी पल पंथ का नेता सेल्टिक कक्ष में दाखिल हुआ। उसकी नजर तबाही के दृश्य पर पड़ी और उसने टिप्पणी की कि रैनसन के चरित्र को समझना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक विकृत मुस्कान के साथ उसने उससे सीधे पूछा कि क्या उसने उन्हें धोखा दिया है। सेल्टिक ने आगे कहा कि जो 5 आत्माएं विश्वासघात के दुख से मरी हैं, वे बेकार नहीं गईं और विश्वासघात में खुद एक अराजकता थी जो उनके मास्टर को प्रसन्न करेगी। उसने कहा कि कुलीन नाइट की आत्मा और भी अधिक फलदायी होगी। नाइट के चेहरे पर अंधेरा छा गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ी थी। पछतावा उस पर हावी हो गया। उसे यहां आने से पहले मदद बुला लेनी चाहिए थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक मध्य स्तरीय विशेषज्ञ के रूप में सेल्टिक जैसे व्यक्ति का अकेले सामना करना असंभव था। फिर भी उसने पहले हमला करने का फैसला किया, रैनसन के लिए एक मौका बनाने की उम्मीद में। वह भयंकर संकल्प के साथ आगे बढ़ी और उनकी तलवारें हिंसक रूप से टकराईं। सेल्टिक ने आसानी से उसका सामना किया, उसके वार को रोका और एक बेरहम लात से जवाब दिया, जिसने उसे जमीन पर पटक दिया। वह ऊपर उछली और फिर से झपटी, लेकिन वह उसके वार से आसानी से निकल गया। उसके होंठ एक दुष्ट मुस्कान में मुड़ गए क्योंकि उसने एक और वार के लिए अपना हथियार उठाया। वह उसकी अत्यधिक ताकत के एहसास से कांप उठी। उस महत्वपूर्ण क्षण में रैनसन दिखाई दिए। उनका शरीर एक चमकती हुई नीली आभा से घिरा हुआ था। गति के एक अचानक विस्फोट के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी स्टॉर्म तकनीक को अंजाम दिया और अपनी तलवार से सेल्टिक की गर्दन पर वार किया। सेल्टिक लड़खड़ाया, दर्द से कराह उठा, लेकिन वो गिरा नहीं। इसके बजाय उसकी गर्दन पर एक हार तेजी से चमक उठा, जिसने घातक प्रहार को सोख लिया। उसने अपने लबादे में बुनी हुई कलाकृति को छुआ और ताना मारा, खुद से स्वीकार करते हुए कि इसके बिना वह मारा जाता। लड़ाई पूरी ताकत से छिड़ गई। सेल्टिक की तलवार गहरे लाल रंग की आभा से जल रही थी, बार बार वार कर रही थी, जबकि रैनसन ने अपनी नीली ऊर्जा से जवाब दिया। उनका टकराव लगातार जारी था। फिर भी रैनसन लड़खड़ाने लगे, ये महसूस करते हुए कि सेल्टिक की चालें अप्रत्याशित थीं। वे सोच रहे थे कि नाइट इतने लंबे समय तक उसका सामना कैसे कर पाई थी। एक मौका पाकर गोरी नाइट पीछे से फिर से दिखाई दी और एक हताश अचानक हमला किया। सेल्टिक ने उसे आसानी से रोक लिया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। वो निराशा में रैनसन पर चिल्लाई, पूछती हुई कि वे क्या कर रहे हैं, ये जानने की मांग करती हुई कि उनकी रंगीन आभा इसके अजीब और अप्रत्याशित प्रवाह के बावजूद इतनी कमजोर क्यों लग रही थी। सेल्टिक मजाक उड़ाते हुए हंसा, यह कहते हुए कि एक रंगीन आभा का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। उसने रैनसन को एक नौसिखिया तलवारबाज कहा, जो तलवार के दिल को भी नहीं समझ सकता था। उसके अगले हमले ने गहरा घाव दिया और नाइट दर्द से चिल्ला उठी। सेल्टिक ने अपनी आंखें वापस रैनसन की तरफ मोड़ीं, जो अंधेरी और दुष्टता से चमक रही थीं, उसे अलविदा कहते हुए जब वह अंतिम वार करने की तैयारी कर रहा था। इस अपमान ने रैनसन के भीतर एक गहरा गुस्सा भड़का दिया। उन्हें काउंट कैसियस के तहत बिताए अपने दिन याद आए, वे लड़ाइयां जिन्होंने उन्हें सॉर्ड मास्टर का खिताब दिलाया था। उनके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखें अवज्ञा से जल रही थीं। उन्होंने सेल्टिक को यह देखने की चुनौती दी कि जो ताकत वे ले जा रहे थे, क्या वह सचमुच किसी नौसिखिए की थी। इसके साथ ही रैनसन ने एक नई तकनीक का प्रदर्शन किया, और धागा ऑरा थ्रेड। सेल्टिक की आंखें अविश्वास में फैल गईं जब उसे एहसास हुआ कि रैनसन की ताकत पूरी तरह से बदल गई थी। नीली आभा के पतले, चमकते धागे रैनसन की तलवार से निकले, एक घातक पैटर्न में बुनते हुए। रैनसन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया, इस विचार का मजाक उड़ाते हुए कि वे तलवार के दिल को नहीं पढ़ सकते। धागों ने जटिल चालों में नृत्य किया, सेल्टिक के बचाव को चीरते हुए। पंथ का नेता संघर्ष करता रहा, लेकिन वे महीन धागे गहरे और गहरे कटते गए, जब तक कि एक अंतिम प्रहार के साथ उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गई।
सेल्टिक का शरीर भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा, बेजान, क्योंकि कक्ष पर सन्नाटा छा गया। रैनसन जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून बह रहा था और उनका शरीर कांप रहा था। गोरी नाइट, जो अभी भी लड़ाई से उबर रही थी, सदमे में जमी बैठी रही और ये जानने की मांग करने लगी कि वे वास्तव में कौन थे। लेकिन रैनसन, सांस के लिए हांफते हुए और शब्दों को बर्बाद करने के लिए बहुत कमजोर, उसे नजरअंदाज कर गए। अस्थिर चालों के साथ वे सेल्टिक की लाश की तरफ रेंगने लगे, एक हताश उम्मीद से प्रेरित होकर। शरीर तक पहुंचकर उन्हें वह मिल गया जो वे ढूंढ रहे थे, पंथ के नेता के लबादे की परतों के नीचे छिपा एक छोटा सा डिब्बा। कांपते हाथों से उन्होंने इसे खोला और एलिक्सिर को देखा। उनके खून से सने चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई जब उन्होंने घोषणा की कि आखिरकार उन्हें यह मिल गया। नाइट, जो उलझन में देख रही थी, ने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वे इसे पूरा पी पाते, रैनसन की ताकत ने जवाब दे दिया। वे ढह गए। आधा खाली एलिक्सिर उनकी पकड़ से छूट गया, जिससे नाइट उन्हें उलझन और विस्मय में देखती रह गई। उनकी पोशाक से एक पुरानी जेब घड़ी फिसल गई, जो पानी के एक कुंड में एक मध्यम छपाक के साथ डूब गई। यह संकेत था कि सुदूर अतीत की उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान में डेजी पछतावे से व्याकुल होकर भटक रही थी। वह खुद से फुसफुसाती रही, रैनसन को अपना भाई कहती रही और बरसुंड से पूछा कि क्या उसने उन्हें देखा है। उसने हताशा में स्वीकार किया कि उसे उनसे माफी मांगने की जरूरत है, लेकिन बरसुंड केवल अपना सिर हिला सका, यह कहते हुए कि उसे अंदाजा नहीं है कि रैनसन कहाँ है। दृढ़ निश्चय के साथ डेजी उनके कमरे की तरफ भागी, प्रार्थना करते हुए कि वे वापस आ गए हों। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसका दिल जम गया। रैनसन जमीन पर बेहोश पड़े थे, खून से लथपथ। वह उनका नाम चिल्लाई और उनकी तरफ भागी। बाद में जब उन्हें उनके बिस्तर पर ले जाया गया, तो बरसुंड ने डेजी को निर्देश दिया कि जब रैनसन जागें तो उसे सूचित करे। डेजी ने गंभीरता से वादा किया कि वह उनके साथ रहेगी। वह चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखें उनके घायल शरीर पर टिकी थीं। उसने कड़वे दुख के साथ खुद से सोचा कि वे कभी उनमें से सबसे ताकतवर थे, फिर भी उनकी वजह से वे इतने कमजोर हो गए थे। शर्मिंदा होकर उसने मन ही मन स्वीकार किया कि जब भी वे उनकी खातिर सहते थे तो वह मौत की कामना करती थी। अचानक रैनसन जाग उठे। उनका हाथ उनकी छाती को भींचे हुए था। उनकी आंखें उनके कृत्रिम हाथ की तरफ गईं। घबराहट उन पर हावी हो गई, क्योंकि उन्हें याद आया कि वे केवल आधा एलिक्सिर ही पी पाए थे। वे सीधे बैठ गए, उलझन में, यह सोचते हुए कि क्या यह सब कोई क्रूर सपना था। लेकिन जल्दी ही समझ गए कि वे सचमुच अपने कमरे में वापस आ गए थे। डेजी चिंता के साथ करीब आई, पूछती हुई कि क्या हुआ था, वे क्यों गायब हो गए थे और वे खून से लथपथ क्यों लौटे थे। रैनसन केवल चुपचाप उसे देखते रहे, जिससे उसने असहज होकर पूछा कि वे उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने अभी उन्हें भाई कहा था। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने गुस्से में इससे इनकार किया, लेकिन रैनसन ने ध्यान दिलाया कि उसकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थीं। उन्होंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या वो उनके बारे में इतनी चिंतित थी। शर्मिंदा होकर डेजी ने कहा कि वह थी और पूछा कि क्या चिंता करना गलत है। रैनसन ने धीरे से उसका शुक्रिया अदा किया, उसके सिर को थपथपाया। वह बुदबुदाई कि वह अब बच्ची नहीं रही, लेकिन वे केवल मुस्कुराए, ये सोचते हुए कि उन्हें उसे इस तरह चिढ़ाए कितना समय हो गया था। फिर उनके शरीर में कंपन हुआ, चक्कर की एक लहर उनसे टकराई और वे बिस्तर से लगभग गिर ही पड़े। डेजी घबरा गई, उन्हें संभालने के लिए भागते हुए उनका नाम पुकारने लगी, लेकिन उन्होंने उसे मध्यम आवाज में आश्वासन दिया कि यह दर्दनाक नहीं था। रैनसन ने अविश्वास में अपने चेहरे को छुआ। उनकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ यह कोई सपना नहीं था। एक घूंट उन्होंने सोचा था कभी काफी नहीं होगा, और फिर भी यह सच था। डेजी सदमे में देखती रह गई जब उनके शरीर के कृत्रिम टुकड़े अलग होने लगे, एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। एक दृढ़ आवाज के साथ रैनसन ने घोषणा की कि वे वापस आ गए हैं। डेजी की आंखें डर और आश्चर्य में फैल गईं। जो कुछ वह देख रही थीं, उसे समझ पाने में असमर्थ थीं। लेकिन उनका शरीर इस बदलाव से अभिभूत होकर ढह गया और वे फिर से गिर पड़े जब वह खौफ में उनका नाम चिल्ला उठी। जब रैनसन एक बार फिर जागे तो उन्होंने बच्चों को अपने चारों ओर जमा पाया, जिनकी आंखें अविश्वास से फटी हुई थीं। उनके अंग वापस उग आए थे।
उन्होंने अपनी नजर उठाई और बरसुंड, डेजी और दूसरों को विस्मय में अपनी तरफ घूरते देखा। बरसुंड ने सन्नाटा तोड़ा, पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे संभव हुआ और उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था। रैनसन ने शांति से जवाब दिया कि उन्होंने एलिक्सिर पिया था। उनके शब्दों ने बरसुंड को स्तब्ध कर दिया, जो अविश्वास में चिल्ला उठा, पूछते हुए कि क्या उनका सचमुच वही महान दवा मतलब है, जो इतनी दुर्लभ है कि एक घूंट की कीमत 50,000 से अधिक है। रैनसन ने उससे एक पल इंतजार करने को कहा, यह समझाते हुए कि कुछ ऐसा है जिसे उन्हें पहले पुष्टि करने की जरूरत है। अपने पैरों पर खड़े होकर उन्होंने खुद को संभाला और बरसुंड ने चिंता से पूछा कि क्या वे ठीक हैं? क्या उनका शरीर सचमुच फिर से हिल सकता है? रैनसन ने उसे आश्वासन दिया कि वे ठीक हैं, हालांकि उनके शरीर को कुछ पुनर्वास की आवश्यकता होगी। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे सह न सकें। उन्होंने फिर बरसुंड से अपने साथ चलने को कहा और कुछ हिचकिचाहट के बावजूद बरसुंड सहमत हो गया। रैनसन उसे खंडहरों में गहराई में छिपी एक प्राचीन पत्थर की वेदी ऑल्टर की तरफ ले गए। उन्होंने बरसुंड को बताया कि उन्हें यकीन है कि वहां एक और एलिक्सिर रखा हुआ है। बरसुंड ने टूटे हुए कक्ष का सर्वेक्षण किया और जानना चाहा कि यहां क्या हुआ था। रैनसन ने स्वीकार किया कि उन्हें भी इस पर विश्वास करने में संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन समझाया कि यही कारण था कि वे यहां आए थे, पुष्टि करने के लिए। उन्होंने अतीत की अपनी यात्रा को याद किया, यह याद करते हुए कि सैनिक इस स्थान के आसपास असामान्य रूप से केंद्रित थे, और निष्कर्ष निकाला कि वेदी स्वयं एक गुप्त कक्ष की कुंजी थी। जब उन्होंने वेदी में कुंजी रखी तो एक चमकदार जादुई घेरा जल उठा, जिसने एक छिपे हुए प्रवेश द्वार का अनावरण किया। दोनों आदमी आश्चर्य से चुप रह गए। उनके सामने अनगिनत खजाने से भरा एक तिजोरी फैली हुई थी। सोने के सिक्के, प्राचीन अवशेष, हथियार, ढालें और जादुई उपकरण। बरसुंड की आवाज कांप उठी जब उसने पूछा कि इनमें से कुछ भी रैनसन के अलौकिक पुनर्जनन के साथ मिलकर कैसे समझाया जा सकता है। रैनसन ने माना कि वे खुद भी इस पर मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे। फिर गंभीर स्पष्टता के साथ उन्होंने सच्चाई का खुलासा किया कि वे 10,000 साल पहले इस जगह पर चले थे। इस खुलासे ने बरसुंड के होश उड़ा दिए, जिससे वह सदमे में रह गया। रैनसन ने पुष्टि की कि समय के माध्यम से उनकी यात्रा वास्तविक थी। उनके दिमाग में एक विचार स्पष्ट हुआ, यदि कलाकृति की शक्ति केवल एक बार के उपयोग तक सीमित नहीं थी, यदि वे बार बार अतीत में लौट सकते थे, तो कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। फिर भी उस रास्ते पर जाने से पहले उन्होंने बरसुंड से कहा कि कुछ और है जो उन्हें पहले करना होगा। कहीं और नागी बेफिक्र होकर आराम कर रहा था, उस जीवन का आनंद ले रहा था जिसे वह असली जीवन मानता था, और जोर से सोच रहा था कि आज का दिन क्या खुशियां लेकर आ सकता है। उसने रैनसन की तलाश करने का फैसला किया, जिसे वह मजाक में कबाड़ कहता था। लेकिन जैसे ही वह कमरे के करीब पहुंचा, वह आश्चर्य से जम गया। रैनसन खुद वहां इंतजार कर रहे थे। नागी ने ताना मारा, पूछा कि क्या रैनसन उससे मिलने बाहर आया है, लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव सदमे में ऐंठ गए जब उसने उनके ठीक हुए हाथ और पैर देखे। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वह अपने आदमियों पर चिल्लाया कि तुरंत भाग जाएं, अपने मास्टर को सूचित करें कि रैनसन ने अपना कोर वापस पा लिया है। उसने उन्हें बिखरने, जितनी जल्दी हो सके भागने का हुक्म दिया, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। रैनसन ने अपनी तलवार खींची और एक तेज, सटीक हरकत में एक विनाशकारी वार किया। वह प्रहार हवा में ही विभाजित हो गया, जिससे दोनों भागते हुए साथी भागने से पहले ही ढेर हो गए। नागी खौफ में देखता रह गया। जो कुछ उसने अभी देखा था, उसे समझने में असमर्थ था। रैनसन के आभा धागे उनके चारों ओर चमक रहे थे। रैनसन के आभा धागे उनके चारों ओर चमक रहे थे जब वे आगे बढ़े। खुद को संभालते हुए नागी ने मजाक उड़ाया। उसने टिप्पणी की कि रैनसन एक पूर्ण ऑरा ब्लेड के बजाय आभा धागों पर निर्भर था। घृणा के साथ निष्कर्ष निकाला कि उसका कोर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। रैनसन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, और नागी को उनका वार स्वीकार करने का हुक्म दिया। नागी ने ताना मारा। उसके शब्दों से घमंड टपक रहा था। उसने घोषणा की कि वह अब 3 साल पहले जैसा नहीं रहा, कि वह अब काउंट का रक्त संबंधी है, जिसे कुलीन वर्ग में पदोन्नत किया गया है। उसने अपने श्रेष्ठ शरीर, अपनी पुनर्जीवन क्षमताओं जो मौत को चुनौती देती थीं, और अपनी पिशाच आभा की राक्षसी शक्ति का दावा किया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसने उसे अछूता बना दिया। अडिग आत्मविश्वास के साथ नागी ने एक चमकदार लाल वार किया, ये निश्चित मानते हुए कि एक सॉर्ड मास्टर भी इसका सामना नहीं कर सकता।
फिर भी अगले ही पल उसका आत्मविश्वास खौफ में चकनाचूर हो गया। हमला रैनसन की तलवार से दूर मुड़ गया, फिर ऐसे वापस लौटा जैसे किसी अनदेखी ताकत द्वारा मोड़ दिया गया हो, और सीधे हमलावर को ही काट डाला। स्तब्ध अविश्वास में नागी का सिर उसकी गर्दन से साफ कट गया। उसका सिर जमीन पर आ गिरा और उसका शरीर धुएं में बदल गया, रात में मारे गए पिशाच की तरह गायब हो गया। रैनसन ने सांस छोड़ी, खुद से सोचते हुए कि हालांकि उनका कोर ठीक हो गया था, उनकी आभा बिखरी हुई थी और इसे अभी भी फिर से तराशने की जरूरत थी। बाद में जब वे एकत्र हुए तो डेजी ने रैनसन से पूछा कि क्या यह सच है कि उन्होंने एलिक्सिर पीने के बाद अतीत की यात्रा की थी। रैनसन ने उसके संदेह की पुष्टि की, यह समझाते हुए कि समय यात्रा की शक्ति शाही परिवार के खजाने से आई थी। बर्सुन ने उन पर और दबाव डाला, पूछा कि क्या वे फिर से लौट सकते हैं। रैनसन ने स्वीकार किया कि वे नहीं जानते थे। खजाना तब से शांत था और वे ये भी नहीं समझ पाए थे कि किताब ने उन्हें पहली जगह में कैसे पहुंचाया था। उसी पल इल्मियन परिवार की वारिस सी मलोन ने बीच में कहा। उसने कहा कि यदि खजाना वास्तव में जादू के युग का अवशेष था तो लौटना संभव हो सकता है। रैनसन ने भौएं सिकोड़ी, जोर से सोचते हुए कि इतनी छोटी कलाकृति के भीतर दिव्य शक्ति कैसे सीमित हो सकती है। डेजी ने फिर एक परेशान करने वाला सवाल पूछा। एलिक्सिर के बारे में कहा गया था कि इसकी खोज 2 सदी पहले हुई थी, तो ये कैसे मौजूद हो सकता है अगर रैनसन इसे 10,000 साल पहले ही पी चुके थे। उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका जवाब इस तथ्य में निहित था कि उन्होंने लौटने से पहले केवल आधी बोतल पी थी। वे बर्सुंड की तरफ मुड़े और पूछा कि क्या किसी रिकॉर्ड में एलिक्सिर का केवल आधा हिस्सा बरामद होने का जिक्र है। बर्सुंड ने जवाब दिया कि ऐसा कोई विवरण मौजूद नहीं है, केवल इसकी खोज के अस्पष्ट विवरण हैं। रैनसन ने विचार किया कि शायद पूरी बोतल पाई जानी थी, लेकिन आधी पीकर उन्होंने इतिहास को ही बदल दिया था, जिससे केवल बाकी हिस्सा ही बाद की पीढ़ियों के लिए बचा रह गया था। सी ने टिप्पणी की कि एक बात तय थी, अगर वे फिर से अतीत में लौट सकते हैं तो वहां उनके फैसलों में पूरी दुनिया को नया आकार देने की शक्ति है। उसने फिर उनसे पूछा कि अगर ऐसा मौका मिला तो वे किस चीज के लिए प्रयास करेंगे। रैनसन रुके, विचार करते हुए, फिर दृढ़ता से जवाब दिया। उनका पहला लक्ष्य, उन्होंने कहा, अपने माता पिता और भाई बहनों का बदला लेना था जिनका रातों रात कत्ल कर दिया गया था। उनका दूसरा लक्ष्य बोनरुआ शाही वंश के अंतिम जीवित सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करना था। आखिरकार उनका असली मकसद गिरे हुए बोनरुआ साम्राज्य को बहाल करना था, लेकिन उससे पहले काउंट कैसियस को मरना होगा। उन्होंने कड़वाहट से स्वीकार किया कि एक बार, बहुत पहले, उन्होंने माना था कि कुशान के लॉर्ड के सामने झुकने से उनके परिवार की रक्षा होगी। बहुत देर से उन्हें एहसास हुआ था कि मांगी हुई खुशी कभी सुरक्षित नहीं होती और दूसरों पर भरोसा करने से केवल तबाही ही हुई थी। सी ने उन्हें गंभीरता से चेतावनी दी कि काउंट कैसियस कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह पहले से ही एक सॉर्ड मास्टर था और डेल्काचू के शुद्ध खून को पीने के बाद कोई नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया था। लेकिन रैनसन ने घोषणा की कि अब विकल्प मौजूद नहीं था। यदि कैसियस को उनके ठीक होने का पता चला तो वह बिना किसी रोक टोक के तबाही मचा देगा। ये टकराव अपरिहार्य था, एक ऐसी लड़ाई जिससे वे बच नहीं सकते थे। उसी कारण से उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि काउंट को दी जाने वाली कर रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट 3 सप्ताह में देय थी। उनकी तैयारियां उस समय सीमा से पहले पूरी होनी थीं। रैनसन फिर एकांत में चले गए, खुद को प्रशिक्षण में समर्पित कर दिया। उन्होंने 10 सहस्त्राब्दी पहले के पंथ नेता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बेरहम तलवार शैली में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें वे बेरहम कट, चीरने वाली आभा और सबसे बढ़कर वे अपमानजनक शब्द याद आए जिन्होंने उन्हें तलवार के दिल को पढ़ने में असमर्थ एक नौसिखिया करार दिया था। अब ध्यान और अभ्यास के माध्यम से वे उनका अर्थ समझ गए। यह तलवार से बात करने के बारे में नहीं था, बल्कि इसके साथ अविभाज्य बनने के बारे में था। तलवार और आत्मा एक के रूप में एकजुट। इस एहसास के साथ वे समझ गए कि जिस ताकत का उन्होंने बहुत पहले सामना किया था वह कोई साधारण आभा नहीं थी, बल्कि कुछ उत्कृष्ट थी। उनका प्रशिक्षण अचानक बाधित हो गया जब डेजी दौड़ती हुई अंदर आई। उसकी आवाज कांप रही थी जब वह चिल्लाई कि कुछ भयानक हुआ है और यह काउंट कैसियस से जुड़ा है। इस बीच काउंट के किले के अंधेरे हॉल के भीतर उसके एक आदमी ने आदरपूर्वक रिपोर्ट दी कि रैनसन के परिवार को 3 दिनों में किले में आमंत्रित किया गया है।
काउंट कैसियस ने ठंडा जवाब दिया कि उसने बॉनरुआ साम्राज्य के अवशेषों के लिए काफी इंतजार किया है। उसने घोषणा की कि उन्हें बलि के रूप में इस्तेमाल करने का समय आ गया है। दूर, रैनसन और उनके साथी इस अचानक बुलावे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। एक ऐसा बुलावा जो कर रिपोर्ट दे होने से 3 सप्ताह पहले आया था। बर्सुन ने जोर से अनुमान लगाया कि शायद काउंट को रैनसन के ठीक हुए शरीर और नाजी की मौत का पता चल गया था। लेकिन सी ने इस विचार को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि कैसियस के विद्रोहियों को जिम्मेदार मानने की अधिक संभावना थी। उसने समझाया कि असली समस्या अलग थी। निमंत्रण ने उसे मारने की उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना को चकनाचूर कर दिया था। उनका एकमात्र मौका, उसने खुलासा किया, उन अनुष्ठानों के दौरान हमला करना था जो कैसियस करता था। जब रैनसन ने उन अनुष्ठानों के बारे में पूछा, तो सी ने समझाया कि उनकी चोट के बाद से काउंट महीने में एक बार अकेले उन्हें करने के लिए किला छोड़ देता था। डेजी ने घबराकर कहा कि उसने कैसियस के आदमियों को बच्चों का अपहरण करते देखा है। सी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जो गांव कर चुकाने में असमर्थ थे उन्हें नष्ट कर दिया गया, उनके लोगों का कत्ल कर दिया गया और उनके बच्चों को जीवित बलि के रूप में ले जाया गया। रैनसन इस खुलासे से दहल गए। उन्हें एहसास हुआ कि कैसियस किसी अज्ञात शक्ति को लाशें और जीवित आत्माएं अर्पित कर रहा था, और उन्होंने गंभीरता से घोषणा की कि वे अब उसे वही आदमी नहीं मान सकते जिसे वे कभी जानते थे। कड़वाहट के साथ उन्होंने दुख व्यक्त किया कि जब वे अपाहिज और असहाय थे तो कितना कुछ बदल गया था। उन्होंने फिर सी से पूछा कि उसे ऐसा ज्ञान कैसे मिला। सी ने शांति से जवाब दिया कि उसका अपना खुफिया नेटवर्क था। रैनसन ने चिंता से भौएं सिकोड़ी इतने खतरनाक शहर में खुद को जोखिम में डालने के लिए उसे डांटा, लेकिन सी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, ये कहते हुए कि उनकी योजनाएं पहले ही भटक चुकी थीं। बर्सन ने उसका बचाव किया, उन्हें याद दिलाते हुए कि वो अब 20 साल की थी, अब कोई बच्ची नहीं रही। डेजी ने परेशान होकर रैनसन से चिंता से पूछा कि क्या उनमें कैसियस को हराने की ताकत है। रैनसन ने दृढ़ता से जवाब दिया कि उन्हें हराना ही होगा, और अपने हाथ में तलवार के साथ आखिरकार उनके पास एक असली मौका था। बर्सुन ने तुरंत उस हथियार को पहचान लिया, चिल्लाते हुए कि यह राजा की तलवार थी। रैनसन ने समझाया कि यह हथियार चांदी के स्टील से बनाया गया था जो स्वर्ग से गिरा था। उन्होंने निश्चितता के साथ कहा कि पिशाच जैसे भ्रष्ट जीव इसकी धार का सामना नहीं कर सकते। सी ने फिर घोषणा की कि वह उन पर भरोसा करेगी, लेकिन एक टेढ़ी मुस्कान के साथ जोड़ा कि अगर वे असफल होते हैं तो वे हमेशा एक साथ मर सकते हैं। रैनसन का गुस्सा उसकी बेपरवाह टिप्पणी पर भड़क उठा। उसने जल्दी से दावा किया कि वह मजाक कर रही थी, लेकिन फिर गंभीर हो गई, ये कहते हुए कि उन्हें अभी भी काउंट को मारने के लिए एक वैकल्पिक तरीके की जरूरत थी। रैनसन ने यह कहते हुए चर्चा समाप्त की कि उनकी मौजूदा योजना जितनी खतरनाक थी, उनका एकमात्र आगे का रास्ता बनी रही। दृश्य लुएरा नामक एक शांत गांव में बदल जाता है। बच्चे खेतों में खुशी खुशी खेल रहे थे, अपने द्वारा एकत्र किए गए मशरूम की तुलना कर रहे थे। उनमें से एक हंसा और सुझाव दिया कि घर लौटने पर वे उन्हें नापें, लेकिन अचानक पूरे गांव में लपटें उठने लगीं। बच्चे खौफ में जम गए जब बख्तरबंद और खोपड़ी जैसे मुखौटे पहने सैनिक असहाय ग्रामीणों पर टूट पड़े। सैनिकों ने बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। गांव के जलने के दौरान लाशों को गाड़ियों में लाद दिया। फिर सैनिकों ने बच्चों को देखा और हुक्म दिया कि उनमें से किसी को भी भागने न दिया जाए। डरे हुए बच्चे जल्दी ही घिर गए। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, हवा में तीर सनसनाने लगे, जिससे उनकी पंक्तियां छिद गईं। एक रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया। बच्चों से पूछा कि क्या वे सुरक्षित हैं। एक छोटा लड़का, आंखें फाड़े, पूछा कि वो कौन था। आदमी ने खुद का परिचय रिवेरा पिएत्रो के रूप में दिया। बच्चों ने श्रद्धा के साथ उसका नाम बुदबुदाया। लड़का सदमे में चिल्लाया, पूछा कि क्या वो सचमुच एक बैरन था। रिवेरा ने उनसे कहा कि स्पष्टीकरण के लिए समय नहीं था, केवल एक ही बात मायने रखती थी कि गांव से भागना था। लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, रोते और चिल्लाते हुए कि उनकी माएं अभी भी अंदर थीं। रिवेरा ने अपने दांत भींचे, ये महसूस करते हुए कि मुट्ठी भर सैनिकों को काटने से कत्लेआम नहीं रुकेगा। भारी पछतावे के साथ वो बुदबुदाया कि काउंट बहुत आगे बढ़ गया था। काउंट के किले में लाशों से लदी गाड़ियां पहुंचीं। एक सैनिक ने अपने मास्टर को रिपोर्ट दी कि 116 शव एकत्र किए गए थे, जो उस दिन के अनुष्ठान के लिए आवश्यकता से अधिक थे। कैसियस ने अपने पिशाच रूप को उजागर करते हुए अपने आदमियों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि वह बाकी काम अकेले संभालेगा। काउंट ने मन ही मन सोचा कि कल रैनसन के बच्चे उसके किले में पहुंचेंगे। एक दुष्ट मुस्कान के साथ
उसने घोषणा की कि लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आखिरकार आ गया था। उसने अपना अनुष्ठान शुरू किया, बेजान शरीरों से दुष्ट ऊर्जा खींचते हुए। लेकिन अपने काम के बीच में उसने कुछ असामान्य महसूस किया। अपनी आंखें छोटी करते हुए उसने एक गाड़ी का कवर फाड़ दिया। काउंट सदमे में पीछे हट गया, एक अचानक वार से बेखबर होकर। कहानी फिर एक पहले के क्षण में लौटती है, जब सी ने अपनी योजना रखी थी। उसने समझाया था कि उसके नेटवर्क के अनुसार लुएरा गांव से लाशों को उसी दिन किले में लाया जाएगा। उसने रैनसन को मृतकों के बीच खुद को छिपाने, अपनी आभा को छिपाने और काउंट के निहत्थे होने तक इंतजार करने का निर्देश दिया था। योजना काम कर गई। रैनसन काउंट कैसियस के सामने उभरे, जिसने उन्हें आश्चर्य और मजाक के साथ देखा। पूछा कि उन्हें बिना बताए क्या लाया था। रैनसन तुरंत जान गए कि यह लड़ाई आसानी से नहीं जीती जाएगी। कैसियस ने एक ताने के साथ उन्हें बधाई दी, टिप्पणी की कि वे एक एलिक्सिर पाकर ठीक हो गए होंगे। रैनसन को एहसास हुआ कि रणनीति उन्हें जहां तक ले जा सकती थी ले आई थी। इस बिंदु से आगे केवल ताकत ही परिणाम तय करेगी। काउंट ने खुद को तैयार किया, खुशी से घोषणा करते हुए कि वो रैनसन को शानदार हताशा में डूबते हुए देखने की उम्मीद करता है। रैनसन ने हर इंद्रिय को तेज किया। अब पहले से कहीं अधिक उन्हें लगा कि वे तलवार के दिल को पढ़ सकते हैं। गति के एक विस्फोट के साथ उन्होंने अपना पहला प्रहार किया। कैसियस ने लाल ऊर्जा के विशाल विस्फोटों से जवाब दिया, जिससे रैनसन को हताशा में चकमा देने पर मजबूर होना पड़ा। काउंट ने उन्हें सांस लेने की जगह नहीं दी, राक्षसी गति के साथ आगे बढ़ा। उनकी तलवारें चिंगारियों के तूफान में टकराईं जब रैनसन को पीछे धकेला गया। अपनी तलवार की आभा को इकट्ठा करते हुए रैनसन ने एक भयंकर जवाबी हमला किया। कैसियस ने एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि यह एक प्रभावशाली वार था। उसने टिप्पणी की कि यदि रैनसन की आभा कमजोर होती तो उसका सिर उसकी गर्दन से उड़ गया होता। एक चालाक मुस्कान के साथ काउंट ने कहा कि यह वही कौशल था जो वो बॉनरुआ में पैदा हुए व्यक्ति से उम्मीद करता था। रैनसन के माध्यम से झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि कैसियस उनकी पहचान जानता था। कैसियस ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पुष्टि की, ये घोषणा करते हुए कि वे बॉनरुआ के दूसरे राजकुमार होने चाहिए, वो लड़का जिसका शरीर कभी नहीं मिला था। उसने रैनसन को एक दुर्लभ खजाने के रूप में वर्णित किया और वादा किया कि यदि वे बलि में अपनी कुलीन आत्मा अर्पित करते हैं तो वे अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा होते देख सकते हैं। रैनसन का जवाब एक भयंकर हमला था, लेकिन काउंट ने आसानी से बचाव किया। उनसे कहा कि उनके प्रयास बेकार थे और कोई भी तलवार उसकी आभा को नहीं चीर सकती। नीली रोशनी फैल गई जब रैनसन की आभा लाल ज्वार के साथ हिंसक रूप से टकराई और टकराव एक विशाल विस्फोट में बदल गया। कहीं और रिवेरा पिएत्रो ने अपने आदमियों को जल्दी में इकट्ठा किया था। उन्होंने अचानक बुलावा देने का कारण जानना चाहा। रिवेरा ने समझाया कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ असाधारण होने वाला था। एक आदमी ने उससे इस खुफिया जानकारी की प्रकृति का खुलासा करने का दबाव डाला, लेकिन इससे पहले कि रिवेरा जवाब दे पाता, क्षितिज एक अंधे कर देने वाली चमक के साथ जल उठा। सैनिक डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने लाल तलवार की चमक को पहचान लिया था। वे फुसफुसाए कि यह केवल काउंट कैसियस हो सकता है और अविश्वास में पूछा कि उससे लड़ने की हिम्मत किसने की। रिवेरा ने अपनी दूरबीन उठाई, लड़ाई में उलझी दो आकृतियों पर अपनी आंखें छोटी कीं। उसके एक आदमी ने उससे दूरबीन ली, देखा और सदमे में सांस खींची। एक ही नाम बुदबुदाया, रैनसन। दूसरों ने मजाक उड़ाया, कहा कि यह असंभव था, यह पूछते हुए कि क्या रैनसन ने सचमुच अपनी ताकत वापस पा ली है। रिवेरा ने सी की चेतावनी को याद किया कि रैनसन को एक अंतिम मौका दिया गया था और यह दोबारा नहीं आएगा। उसने उससे सावधानी से फैसला करने का आग्रह किया था कि क्या इस क्षण को जब्त करना है या इसे फिसलने देना है। रिवेरा संदेह से जूझ रहा था। क्या रैनसन सचमुच काउंट को मार सकता था? उसने कड़वाहट से सोचा कि उनके तथाकथित विद्रोह ने मुट्ठी भर बच्चों को बचाने से ज्यादा कुछ नहीं किया था। अब रैनसन का साथ देने का मतलब अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना था। उसके एक आदमी ने पूछा कि क्या वे केवल खड़े होकर देखेंगे। रिवेरा ने अपना जबड़ा भींचा और घोषणा की कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा कि उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। फिर अपने आदमियों से उस खतरे के लिए चुपके से माफी मांगी जिसमें वह उन्हें घसीट रहा था। किले में लड़ाई जारी रही। रैनसन और कैसियस ने एक के बाद एक वार किए। हवा, आग और स्टील से भारी थी। अपने अंतिम भंडार को बुलाते हुए रैनसन ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाए, अपनी पूरी ताकत
एक ही प्रहार में डाल दी। काउंट की आंखें फैल गईं जब हमला लगा, उसकी गर्दन में गहरा कट लगा और खून बहने लगा। गुस्से की गर्जना के साथ उसने रैनसन के नाम को कोसा। रैनसन, उनका शरीर कांप रहा था और थकावट से लथपथ था, अपनी जगह पर डटे रहे, मुश्किल से सीधे खड़े हो पा रहे थे।